जिस देश की सरहद के लिए हमने अपनी जवानी पूरी दे दी, जब हम घर आए हैं तो हम देख रहे हैं कि ये सड़ांध इतनी बढ़ चुकी है कि नफ़रत का बाज़ार बन चुका है। काश अगर अखिलेश जी दिल्ली में होते या लखनऊ में भी अगर मजबूत होते तो हम कम से कम अग्निवीर बन के हम 25 साल 23 साल के नौजवान बच्चों को अपने साथ सामने रिटायर होते नहीं देखते। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के नेहरू हॉल में रविवार को समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ का मंडल स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राम सिंगार यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ निर्णायक भूमिका निभाएगी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अहम योगदान देगा। कार्यक्रम में सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, सांसद राजीव राय और सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल शरद शरण मुख्य रूप से मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल शरद शरण ने कहा कि समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश भर में संगठन को मजबूत कर रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में सैनिक परिवारों तथा पूर्व सैनिकों को जोड़कर समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। सांसद राजीव राय ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में नफरत और झूठ की राजनीति की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना से युवा निराश हैं, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जनता का भरोसा भाजपा से उठता जा रहा है और प्रदेश की निगाहें 2027 में बदलाव पर टिकी है। सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने कहा कि सैनिक देश की सीमाओं पर कठिन परिस्थितियों में रहकर राष्ट्र की रक्षा करते हैं और उनका सम्मान सर्वोच्च होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि रक्षा मंत्री रहते हुए दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव ने सैनिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। उन्होंने अग्निवीर योजना की आलोचना करते हुए कहा कि 4 वर्ष की भर्ती व्यवस्था युवाओं के भविष्य को अस्थिर बना रही है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सैनिकों, किसानों, नौजवानों और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों से युवा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है और अग्निवीर जैसी योजनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को अनिश्चित बना दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने तथा 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। सम्मेलन को जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, विधायक अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, पूर्व सैनिक, पार्टी कार्यकर्ता और विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहेंगे कि इस देश में जब भी कोई सैनिक शहीद होता था उसकी सिर्फ टोपी बेल्ट घर आती थी। जब माननीय नेताजी रक्षा मंत्री बने तो जब हमारे अपने घरों का, किसानों का कोई बेटा जब दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने तय किया कि देश कितना भी गरीब हो, कम से कम जो बेटा देश की सरहद के लिए शहीद हुआ है वो अपने घर से अपनी अंतिम यात्रा अपने माता पिता, बाल बच्चों से मिल के करेगा। हमारे संस्कार भी बोलते हैं कि जब कोई ईश्वर के पास जाता है तो अपने दरवाजे से जाता है। इन संस्कारों के साथ हम लोग लगातार बढ़े हैं और नेताजी ने सैनिक प्रकोष्ठ की स्थापना की थी, ये देखते हुए कि गांव गरीब किसान के बच्चे फ़ौज में जिस तरीके का कष्ट का जीवन और त्याग का जीवन जीते हैं और देश के लिए शहीद होते हैं, हमें उनको संरक्षण देने की ज़रूरत है। दूसरा, उन्होंने देखा कि फ़ौजी जिन मूल्यों और संस्कारों के साथ फ़ौज से सेवा करके आते हैं, अगर उन मूल्यों का संवर्धन हम अपने समाज में कर सकें तो भारत की तरक्की में बहुत ज़्यादा मदद हो सकेगी। इसको देखते हुए संगठन बनाया है और हम अनवरत गांव-गांव, गली-गली पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम सब फ़ौजी भी अब ये महसूस करने लगे हैं कि जिस देश की सरहद के लिए हमने अपनी जवानी पूरी दे दी, जब हम घर आए हैं
तो हम देख रहे हैं कि ये सड़ांध इतनी बढ़ चुकी है कि नफ़रत का बाज़ार बन चुका है। और वोट की राजनीति में लोग ये भूल गए हैं कि देश में सभी समाजों में एकता और समावेशीपन होना चाहिए। अगर वो कमज़ोर हो गया तो दुनिया में जो भारत का नाम ले जाने के हम सपना देख रहे हैं, हम वो नहीं देख पाएंगे। फिर एक सवाल और उठा कि आखिर इसका नेतृत्व कौन करेगा। तो देखा गया कि देश में जो बड़े चेहरे थे राजनीतिक पटल पे, उसमें नेताजी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने इकलौते और अकेले बच्चे को मिलिट्री स्कूल में फौजी कष्टपूर्ण जीवन में जीने के लिए वर्दी में भेजा। हम लोग अखिलेश जी से मिले और हमने ये महसूस किया कि वो अपनी मिलिट्री स्कूल की ट्रेनिंग को भूले नहीं हैं और जितना फौजी सशस्त्र बलों के लिए उनके मन में वर्दी के लिए जितना सम्मान है, उनके समकालीन देश में किसी भी नेता के मन में वो नहीं है। और हमें महसूस हुआ कि काश अगर अखिलेश जी दिल्ली में होते या लखनऊ में भी अगर मजबूत होते तो हम कम से कम अग्निवीर बन के हम 25 साल 23 साल के नौजवान बच्चों को अपने साथ सामने रिटायर होते नहीं देखते। हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जब तक समता और सबके हक अधिकार की बराबर हिस्सेदारी जब तक नहीं आएगी, इस देश में हमेशा विभेद रहेगा, नफ़रत रहेगी और दूसरों से जलन रहेगा। तो हमने देखा कि समाजवाद वो परिकल्पना देती है जहां सामाजिक न्याय के माध्यम से सभी को हक अधिकार मिलेगा। इस आंदोलन को, अपने मूल्यों को और अपने संस्कारों को हम बूथ तक, हर गांव तक ले जाना चाहते हैं ताकि एक अनुशासित, मजबूत और शेरदिल समाजवादी फौज इस देश में हम तैयार कर सकें। बहुत सारे नेता लगातार बयान दिए हैं कि अगर अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चेती तो हो सकता है ये आखिरी चुनाव। तो 2027 के चुनाव में समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ की क्या भूमिका होने वाली है? बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। आज हम जो यहाँ बैठे हैं ये उसी सवाल की वजह से बैठे हैं, क्योंकि हम फौज के एक ऑल इंडिया सर्विस है। हम सभी प्रदेशों पे, सभी क्षेत्रों में, दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में सर्विस करते हैं। तो जो देश की डेमोग्राफी है, उसकी थॉट प्रोसेस है, उसे हम समझते हैं। उसके साथ जो एकला चाल चल रहे हैं कि एक देश, एक वोट, एक धर्म, एक पता, एक नाम, एक चुनाव, एक विधायक, ये एकात्मवादी व्यवस्था हमारे देश में नहीं चलेगी। हमारे नागालैंड में संस्कार और व्यवहार अलग है, गुजरात में बिल्कुल अलग है, जम्मू कश्मीर में लोगों का रहन सहन अलग है, तमिलनाडु, केरला में सोच विचार बिल्कुल अलग हैं। जो ये विघटनवादी सोच विचार है, इसके साथ जो हम देख रहे हैं, बाबा साहब ने जो लड़ झगड़ के हमें अधिकार दिलाया है एक व्यक्ति एक वोट का, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि पढ़े लिखे को सिर्फ वोट का हक होना चाहिए, अनपढ़ अगर वोट देगा तो गलत लोग चुने जाएंगे। तो हम आज देख रहे हैं कि हमारे वोट पे डकैती पड़ने वाली है। और अगर 2027 के चुनाव में अगर समाजवादी उत्तर प्रदेश में वापस नहीं आए तो जो दिल्ली में लगातार हलचल हो रही है, जो डिलिटिमेशन में SIR के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकारों का और जो बेसिक डेमोक्रेटिक हमारे राइट्स हैं, शायद वो भी चले जाएंगे। तो वोट डालना तो दूर की बात रही, एक किसान का बच्चा शायद कचहरी के गेट में नहीं घुस पाएगा। जैसे अंग्रेज़ों के दौर में बोर्ड लगे होते हैं कि इंडियन और डॉग्स आर नॉट अलाउड, हो सकता है कल को इन कचहरी के गेट पे बोर्ड लग जाए कि PDA इज़ नॉट अलाउड। अगर PDA का आना जाना, बोलना, सुनना और बात करना बंद हो जाएगा तो इस देश में लोकतंत्र स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए निश्चित ही कुछ लोग शक कर रहे हैं, हम बिना शक, बिना लाज के ये कह रहे हैं, देश का लोकतांत्रिक आखिरी चुनाव होगा अगर समाजवादी इस चुनाव को नहीं जीते हैं। इसलिए गांव गली गली जो शहादत के लिए देश में गोली से लड़ सकते हैं, वो कम से कम कायरों, माफी वीरों और चोटों से तो निश्चित लड़ सकते हैं। इस देश में क्रांति के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया पूर्व प्रधानमंत्री के दौरान। इसके केंद्र बिंदु में जवान और किसान थे, लेकिन वर्तमान परिवेश में इन दोनों लोगों का मतलब बदल गया है, उस तरह का मतलब नहीं रह गया है। तो देश के जवानों और किसानों से क्या आह्वान होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत से लोग जो सिविल में हैं उनको नहीं पता होगा, हमारा आर्मी पोस्टल कोर का कैलेंडर इशू होता है। सेना में जितने भी दफ्तर हैं, बैरक हैं, लाइन हैं, सबके अंदर वही कैलेंडर टंगता है 1 जनवरी से, और हम तारीख और समय के हिसाब से चलते हैं, इसलिए हमारे लिए वो कैलेंडर बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस पर सबसे ऊपर जो लाल स्याही में हिंदी में बड़ा सा लिखा होता है, वो लिखा होता है जय जवान जय किसान। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद
उसमें उन्होंने विज्ञान जोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। किसान जवान गायब कर दिया। हम 14 लाख की फ़ौज हैं और हर जवान ने ये देखा कि एक अचानक 1 जनवरी को एक कैलेंडर आया जिससे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो देश में भावना पैदा की थी, जवान जो देश में शहादत देता है और किसान जो बुढ़ापे में अपने नौजवान लड़के को देश को देता है, उसकी भावना को ये लोग भूल गए हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये अंग्रेज़ों के साथ थे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पे, हमारे संविधान पे इन्होंने हमेशा सवाल उठाया, जनगण मन में सवाल उठाया। और जो लोग माफ़ी वीर को भी भारत रत्न देने की मांग कर सकते हैं, उनसे हमारा सवाल है कि जो देश के भारत रत्न हैं, जो परमवीर चक्र हैं, उनका सम्मान कैसे करेंगे? इसका जवाब हम जनता से नहीं मांग रहे, भाजपा ने स्वयं दिया है। एक फौजी जो देश के लिए सबसे कठिन और दुर्गम सर्विस करता है और पहली उसकी शर्त ये होती है कि हो सकता है इस सेवा में आप शहीद हो जाएं। देश में ऐसी कोई नौकरी नहीं है जहां शहादत की शर्त होती है। और उनको आपने क्या किया? पूरी दुनिया में गाना गाया कि भारत दुनिया की चौथी इकॉनमी और अर्थव्यवस्था बन गई है। जो गरीब देश था उसमें नेताजी ने मिट्टी भिजवानी शुरू की, घर। और जब आप कह रहे दुनिया में चौथे नंबर की इकॉनमी हो गई, तो आपने कहा हम फौजियों को तनख्वाह, उनकी पेंशन नहीं दे सकते हैं, उनको 4 साल का अग्निवीर बनाया है। अगर इसके बाद भी कोई ये सबूत देखना चाहता है कि क्या देशभक्त और राष्ट्रीय भावना से भरे हुए भाजपा के और संघी लोग हैं, तो हमें ये भी शक करना पड़ेगा कि सवाल पूछने वाला कौन है। इसलिए मेरा देश में सभी जनमानस से आह्वान है और सभी फौजियों को हमारा ये टेर है, हमारी बुलावा है, हर गांव गली में अपने साथियों को जोड़ लीजिए। अपने बूथ पे अपने लोकतांत्रिक हक की, अपने वोट की, अपने लोकतंत्र की, ये संविधान की तो रक्षा करिए ही करिए। लेकिन इस समय अगर सबसे ज़्यादा कोई खतरा वर्तमान सत्ता से है तो भारत देश को खतरा है। तो जिसकी नौकरी के लिए हम शरत पे थे, अब हम अपनी गांव गली में बैठ के हम अपने प्यारे भारत को बचाएंगे। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।